सभी विद्यार्थियों को जो इंग्लिश ग्रामर का अध्ययन कर रहे हैं, एक बार पुनः मेरे यूट्यूब चैनल में वेलकम है। आज हम लोग यहाँ नरेशन पे पहुँचे हुए हैं। नरेशन के बारे में जानेंगे, नरेशन के बारे में समझेंगे कि नरेशन किसे कहते हैं, नरेशन के कितने भेद होते हैं और नरेशन को कैसे हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करते हैं। इन तमाम बातों का यहाँ हम आपको इतनी सुगमतापूर्वक दिखाने का प्रयास करेंगे कि मुझे पूरी तरह से विश्वास है कि यदि आप मेरे इस नियम को एक बार गौर करते हुए देख लेंगे तो आप ज़िंदगी में कभी भी नरेशन को नहीं भूलेंगे। नरेशन में जैसे आप डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करने के क्रम में आपको भूलने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप बेहतर ढंग से समझ पाएंगे। तो आइए आज हम देखते हैं यहाँ कि नरेशन क्या है। नरेशन को जैसे हम हिंदी में कथन कहते हैं, तो नरेशन को हिंदी में कथन कहते हैं। नरेशन क्या होता है, कथन किसे कहते हैं, इसके बारे में यदि हम यहाँ परिभाषा के रूप में देखें तो साधारण शब्दों में हम देखेंगे, हिंदी में ही हिंदी के रूप में देख सकते हैं कि नरेशन किसे कहते हैं, यानी कथन किसे कहते हैं। तो कथन को यदि हम यहाँ पे नोट करते हैं तो लिखेंगे कि किसी की कही हुई जो युक्ति होती है, कही हुई बातों को, यानी बातों का मतलब कि युक्ति को, किसी की कही हुई युक्ति को कथन कहते हैं। कोई भी अगर कोई बात कह दे और वह बात हम याद रखते हैं, उस बातों को फिर से हमें जरूरत पड़ता है, उसे रिप्लाई करने की बात आती है, या उस बातों को किसी के माध्यम यानी किसी के बीच में ले जाकर प्रस्तुत करना होता है, तो ऐसे शब्दों को हम कथन कहते हैं। जैसे आप सीधे शब्दों में समझेंगे कथन का मतलब कि महात्मा गांधी जी ने कहा था डू एंड डाई, करो या मरो। तो महात्मा गांधी जी ने कहा था कि डू एंड डाई, अर्थात महात्मा गांधी का एक कथन है कि करो या मरो। तो इस तरह से हमने देखा कि करो या मरो जो महात्मा गांधी जी ने कहा था, तो यह एक कथन हुआ। फिर हम देखते हैं कि जैसे तुम मुझे खून दो मैं तुझे आज़ादी दूंगा, यह भी कथन जैसे आपने देखा है कि गिव मी ब्लड आई गिव यू फ्रीडम। तो इस तरह के जो कथन हुए, इस तरह की युक्ति जो हुए, इसी को तो हम कथन कहेंगे, इसी को हम नरेशन कहेंगे। तो ऐसे शब्दों को हम नरेशन कहते हैं। नरेशन को यदि हम इंग्लिश में डिफाइन करने की बात करें तो लिखेंगे सेंटेंस इज कॉल्ड एनीवन इज कॉल्ड नरेशन। ए सेंटेंस हु इज कॉल्ड एनीवन इज कॉल्ड नरेशन, यानी वैसे वाक्य जो किसी के द्वारा कही गई हो उसे हम कथन कहते हैं। अब हम देखते हैं यहाँ कथन के कितने भेद होते हैं, कथन के कितने प्रकार होते हैं। तो कथन के भेदों के रूप में हम देखेंगे कि कथन दो तरह के होते हैं। कथन कितने तरह के होते हैं? एक होता है आपका, यहाँ अगर हम नरेशन की बात करते हैं कि नरेशन जो होता है, या नरेशन दो प्रकार के होते हैं। नरेशन एक में आपका होता है जिसको हम डायरेक्ट नरेशन कहते हैं, जो सबसे पहला होता है उसको हम डायरेक्ट नरेशन कहते हैं, और दूसरा जो होता है इसको इनडायरेक्ट नरेशन कहते हैं। समझ रहे हैं? सबसे पहला होता है जिसको डायरेक्ट कहते हैं, इसको हम यहाँ हिंदी में अगर जानने का प्रयास करते हैं तो इसको हम प्रत्यक्ष कथन कहेंगे, इसको हम प्रत्यक्ष कथन कहेंगे। और इनडायरेक्ट नरेशन होता है, इसको हम अप्रत्यक्ष कथन कहेंगे। अब यहाँ दोनों का परिभाषा हम समझने का प्रयास करेंगे कि प्रत्यक्ष कथन क्या होता है, अप्रत्यक्ष कथन क्या होता है। तो दोनों को जब हम अलग अलग ढंग से समझेंगे तो यहाँ पे हम डायरेक्ट नरेशन के बारे में जिक्र करते हैं आपसे। एक नंबर में जो है डायरेक्ट नरेशन, तो डायरेक्ट नरेशन में हम देखेंगे क्या कि किसी की कही हुई बात को वक्ता जो होता है हूबहू उसी के शब्दों में कहता है, उसी के शब्दों में कहता है, उसे डायरेक्ट नरेशन कहते हैं। उसे डायरेक्ट नरेशन कहते हैं। बात समझ रहे हैं आप? अगर किसी ने कोई बात कहा और उस बात को वक्ता, जैसे मान लीजिए कि आपने मुझसे कहा या मैंने आपसे कहा,
और मेरी बातों को आप ले जाकर किसी के बीच में प्रस्तुत करते हैं, किसी के बीच में कहने का प्रयास करते हैं और उसमें कोई चेंजिंग नहीं करते हैं, हू बहू जैसे मैं बोला वैसा ही आप भी ले जाकर हू बहू किसी के बीच में प्रस्तुत कर रहे हैं, उसको हम डायरेक्ट नरेशन कहेंगे। जैसे उदाहरण के तौर पे हम देखते हैं, यहां एग्जाम्पल में हम लिख सकते हैं, एग्जाम्पल में आई सेड टू यू, इन्वर्टेड कोमा में बंद होगा, यू आर ए बॉय, यानी कि आई सेड टू यू, मैंने आपसे कहा, मैंने आपसे कहा, यू आर ए बॉय यानी आप एक लड़के हैं। तो इस तरह से यह क्या हुआ, डायरेक्ट नरेशन हो गया। और फिर इसका दूसरा परिभाषा हम देखते हैं इनडायरेक्ट नरेशन के बारे में। तो इनडायरेक्ट नरेशन में जैसे हम देखेंगे कि इनडायरेक्ट नरेशन किसे कहते हैं, तो इसके परिभाषा में हम देखेंगे इनडायरेक्ट नरेशन, दूसरा जो इसका प्रकार है इनडायरेक्ट नरेशन। इनडायरेक्ट नरेशन क्या होता है कि किसी की कही हुई बात को, किसी की कही हुई बात को वक्ता हूबहू, वक्ता जो होता है हूबहू उसी के शब्दों में नहीं कहकर, उसी के शब्दों में नहीं कहकर अपने शब्दों में कहता है, उसी के शब्दों में नहीं कहकर अपने शब्दों में कहता है। उसे इनडायरेक्ट नरेशन कहते हैं, अप्रत्यक्ष कथन कहते हैं, उसे अप्रत्यक्ष कथन कहते हैं। बात समझ में आ रही है आपको? किसी के कहे हुए बात को वक्ता हूबहू उसी के शब्दों में नहीं कहता है और उसे अपने शब्दों में यानी कुछ तेल मर्चा मसाला मिलाकर उसको कहने का प्रयास करता है, तो समझिए कि अप्रत्यक्ष कथन है। जैसे यहाँ पे मैंने आपको दिखाया कि यह प्रत्यक्ष कथन है कि वक्ता ने हूबहू अपने शब्दों का यहाँ कहीं प्रयोग नहीं किया। जिसने जो बात कहा कि आई सेड टू यू, मैंने आपसे कहा, यू आर ए बॉय, आप एक लड़के हैं, तो इसी को अगर कोई कहता है तो अपने शब्दों में नहीं कहकर वह ज्यों का त्यों प्रस्तुत करता है, तो ये प्रत्यक्ष हुआ। लेकिन यहाँ पे क्या है कि यहाँ अपने शब्दों में प्रयोग किया जाएगा, या हूबहू इसका प्रयोग नहीं करेंगे। जैसे आई सेड टू यू है, एग्जाम्पल में हम देखते हैं कि एग्जाम्पल में क्या होगा, आई सेड टू यू हम ऐसे भी लिख सकते हैं, आई आस्क्ड टू यू भी हम लिख सकते हैं, यहाँ आई आस्क्ड यू लिख सकते हैं, यहाँ टू हटा लेंगे तब आई आस्क्ड यू कर सकते हैं। इन्वर्टेड कोमा की जगह पर यहाँ हम डेट का यूज करेंगे। उसके बाद यू जो है, यू को हम आगे नियम में बताएंगे कि कैसे बदलेंगे, लेकिन ऐसे यहाँ यू का यू ही रहेगा, यू यू में ही रहेगा। और यू आर ए बॉय है तो यू आर ए क्या हो जाएगा, यू वेयर ए बॉय। अब यहां अंतर देख रहे हैं कि इसी बात को मैं सेम वैसे शब्दों में नहीं कहा, मैंने यहां पे कुछ बातों को बदल दिया कि आई आस्क्ड यू, मैंने आपसे कहा, दैट की यू वेयर ए बॉय, कि आप एक लड़के थे, मैंने आपसे कहा, बीती हुई बात है। तो इसलिए मैंने यहाँ पे टेंस पे कंट्रोल करते हुए, टेंस पे ध्यान रखते हुए मैंने देखा कि किस टेंस में पहला हमारा यह सेंटेंस जो है, यानी कि रिपोर्ट, यहाँ अगर हम देख रहे हैं कि जो यहाँ पहला सेंटेंस है, इस सेंटेंस को अगर हम देख रहे हैं कि यह रिपोर्टिंग वर्ब जो है यह किस प्रकार से है, तो रिपोर्टिंग वर्ब के अनुसार हम रिपोर्टेड स्पीच का इस्तेमाल कर रहे हैं, जो आगे हम नियम के माध्यम से देखेंगे, नियम के माध्यम से समझेंगे। तो अलग अलग नियमों के रूप में हम देखेंगे। लेकिन सबसे पहले अगर हम फिर यहाँ विवरण देते हैं कि जैसे डायरेक्ट और इनडायरेक्ट की बात की गई, कि डायरेक्ट आपने समझा, इनडायरेक्ट को आपने समझा। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट के बाद आप देखेंगे कि डायरेक्ट जो है, डायरेक्ट स्पीच जो होते हैं, इसके डायरेक्ट स्पीच यानी डायरेक्ट नरेशन, या इसको हम स्पीच कहेंगे, डायरेक्ट स्पीच
जो डायरेक्ट स्पीच होगा इसके दो भेद होते हैं, दो प्रकार होते हैं। दो प्रकार कौन कौन होते हैं? एक प्रकार आपका होता है रिपोर्टिंग वर्ब, रिपोर्टिंग वर्ब, और दूसरा होता है आपका रिपोर्टेड स्पीच। देख रहे हैं सीधा सा, एक हुआ आपका रिपोर्टिंग वर्ब और दूसरा हुआ आपका रिपोर्टेड स्पीच। अब यहां आपको अंतर करने हैं। यदि आप अपने नोटबुक का इस्तेमाल कर रहे हैं, साथ में जैसे मैं लिख रहा हूं आप नोटबुक में लिखते चलेंगे, तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको और बेहतर समझ में आएगा। कहीं आप गड़बड़ भी कभी होंगे तो आप नोटबुक का यूज करके आप हेल्प ले सकते हैं। तो इस तरह से यहाँ दो इसके पार्ट होते हैं डायरेक्ट स्पीच के, कि रिपोर्टिंग वर्ब और दूसरा होता है आपका रिपोर्टेड स्पीच। तो रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच में अब हम अंतर देखेंगे कि रिपोर्टिंग वर्ब क्या होता है, रिपोर्टेड स्पीच क्या होता है। तो इसमें अंतर जब हम देखते हैं तो सबसे पहले हम अंतर के रूप में देखेंगे, यानी एक नंबर में आपका है रिपोर्टिंग वर्ब। तो इस रिपोर्टिंग वर्ब में हम क्या देखेंगे कि रिपोर्टिंग वर्ब में क्या है कि जो सेंटेंस इन्वर्टेड कॉमा के बाहर रहता है उसे रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं। जो सेंटेंस इन्वर्टेड कॉमा के बाहर रहता है उसे हम रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं। जैसे यहां एग्जांपल में हम ले रहे हैं कि आई सेड टू यू, आई सेड टू यू, इसमें इन्वर्टेड कॉमा का कहीं इस्तेमाल नहीं हुआ है। जैसे मैंने यहां डायरेक्ट नरेशन में मैंने उदाहरण दिया था, इनडायरेक्ट में भी मैंने उदाहरण दिया था कि डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में मैं बदल के भी दिखाया था। तो उस उदाहरण के आधार पर आगे नियम के आधार पर आप देखेंगे कि कैसे चेंज हुआ है, कैसे किस प्रकार से चेंज किए हैं। तो इसमें हम देखेंगे कि आई सेड टू यू जो है ये आपका रिपोर्टिंग वर्ब होगा। रिपोर्टिंग वर्ब क्यों होगा? क्योंकि ये इन्वर्टेड कॉमा के अंदर में नहीं है, और इन्वर्टेड कॉमा के अंदर में जो सेंटेंस होता है उसको हम रिपोर्टिंग वर्ब का नहीं कहेंगे, और जो इन्वर्टेड कॉमा के बाहर होता है, जो मैंने यहाँ पे दर्ज किया हुआ हूं कि इन्वर्टेड कॉमा के बाहर जो होता है उसको हम रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं। फिर यहां दूसरे बात आता है कि रिपोर्टेड स्पीच क्या होता है। तो रिपोर्टेड स्पीच में जो सेंटेंस इन्वर्टेड कॉमा के अंदर होता है उसे रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं। जो सेंटेंस इन्वर्टेड कॉमा के अंदर होता है उसे रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं। एग्जाम्पल में हम देख सकते हैं एस यू आर ए बॉय, यू आर ए बॉय। देखिए यहां इन्वर्टेड कॉमा के अंदर रखा गया, यानी कि जैसे आप यहां डायरेक्ट नरेशन में देखें कि मैंने आपको एग्जाम्पल में दिया हुआ था कि आई सेड टू यू यू आर ए बॉय, मैंने दिया था। लेकिन यहां पे हमने अंतर देखा कि जो सेंटेंस यहां इन्वर्टेड कॉमा से बाहर रहा उसको हम रिपोर्टिंग वर्ब कहे, और जो सेंटेंस इन्वर्टेड कॉमा के अंदर में आ गया उसको हम रिपोर्टेड स्पीच कहेंगे। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। किसी तरह की यदि परेशानी हो रहा है तो आप इसको एक बार यहाँ बैक करके फिर देखेंगे, निश्चित रूप से आपको एक क्लियर हो जाएगा कि यहाँ जो सेंटेंस इन्वर्टेड कॉमा के बाहर रहेगा रिपोर्टिंग वर्ब और जो उसके अंदर रहेगा रिपोर्टेड स्पीच। सीधे से समझने की बात है। अब हमें कुछ देखना है यहाँ नियम के तौर पे कि नियम जो होते हैं डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलने के लिए कई प्रकार के नियम का इस्तेमाल किया जाता है, जिस नियमों को मुख्य रूप से 4 भागों में बांटा गया है, और 4 नियमों के आधार पर उसे हम अलग अलग प्रकार से बांटेंगे। लेकिन मैं प्रयास करूंगा कि इस 4 नियम के तहत ही मैं इसे रखने का प्रयास करूंगा, क्योंकि 4 नियमों के तहत हम इसे बृहत जो नियमावली है इस नियमावली को हम समझ पाएंगे, जिसमें यह 4 कौन कौन से प्रकार होते हैं। तो यहाँ इस चारों पहले नियमों के नाम को हम समझ लें कि 4 ये कौन कौन से होते हैं, किस प्रकार से हम इसमें चेंजिंग करते हैं डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में परिवर्तन करने के लिए। तो इसमें सबसे पहले हम देखेंगे कि डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में
बदलने के लिए मुख्य रूप से 4 प्रकार के नियमों का प्रयोग किया जाता है। चार प्रकार के नियमों का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, 4 प्रकार के नियमों में आपने देखा कि यह 4 प्रकार के नियम होते हैं। तो ये 4 प्रकार के नियम कौन कौन से होते हैं, इस चारों का नाम अगर हम देखते हैं तो सबसे पहले होता है चेंज ऑफ पर्सन। सबसे पहला नाम हुआ चेंज ऑफ पर्सन, यानी पुरुष का परिवर्तन। इसके बाद हम दूसरा इसका नियम देखेंगे, तो हम देखेंगे चेंज ऑफ टेंस। यह दूसरा आपका प्रकार हुआ, यानी चेंज ऑफ टेंस का मतलब यहां काल का परिवर्तन हम करेंगे। और इसके बाद तीसरा इसका जो नियम होता है, तीसरे नियम में देखेंगे तो इसमें होगा आपका चेंज ऑफ सेंटेंस, यानी यहां वाक्य का परिवर्तन हम करके दिखाएंगे कि वाक्य का परिवर्तन कैसे होता है। और चौथा जो इसका प्रकार होता है, इसमें हम कहेंगे इसको चेंज ऑफ अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच। चेंज ऑफ अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच, इसको हम दूसरे नाम से भी जानते हैं, और दूसरे नाम से हम इसको कह सकते हैं ओमिशन ऑफ इन्वर्टेड कॉमास के नाम से भी हम इसको कह सकते हैं। यानी चौथा प्रकार आपका होता है कि चेंज ऑफ अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच, यानी ओमिशन ऑफ इन्वर्टेड कॉमास के रूप में इसको समझेंगे। तो इस तरह से हम यहाँ पे पाएंगे कि ये 4 प्रकार के जो नियम आपको दिए गए हैं, चेंज ऑफ पर्सन, चेंज ऑफ टेंस, चेंज ऑफ सेंटेंस, चेंज ऑफ अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच, तो ये 4 प्रकार के नियमों के आधार पर हम यहाँ वर्णन करेंगे कि 4 तरह के जो नियम हैं, चारों को अलग अलग ढंग से अगर हम समझने का प्रयास करेंगे। तो आइए इसमें हम सबसे पहला नियम का हम जिक्र करते हैं इस सीरीज में। इसके बाद के सीरीज में हम जिक्र करेंगे दूसरे नियम का, जो अलग अलग सीरीज के रूप में हम यहाँ नियमों को देंगे, जिसमें चेंज ऑफ पर्सन के रूप में हम लिखेंगे यहाँ कि चेंज ऑफ पर्सन जो है इसको निम्न प्रकार से डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में परिवर्तन किया जाता है। और यानी सबसे पहला जो रूल है, रूल नंबर 1 हम यहां देते हैं चेंज ऑफ पर्सन। और इस चेंज ऑफ पर्सन में हम सीधे कहेंगे कि इसे चेंज ऑफ पर्सन को निम्न प्रकार से डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में परिवर्तित किया जाता है। निम्न प्रकार से डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में परिवर्तित किया जाता है। और इस पूरे नियमों को आप बृहद ढंग से समझने का प्रयास करेंगे, इसे साधारण रूप से आप समझने का प्रयास करेंगे, क्योंकि यह साधारण ढंग से जब आप देखेंगे इस नियमों को, तो मुझे उम्मीद है कि प्रत्येक शब्दों को जब हम प्रत्येक यहाँ नियमों के जो प्रयोग दिए गए हैं, इस नियमों को जब आप देखेंगे तो आपको किसी भी तरह का कोई चेंजिंग नहीं लगेगा कि आपके माध्यम से नहीं हो सकता है, बहुत ही आसान लगेगा। तो इसमें हम प्रत्येक नियमों को अलग अलग ढंग से देखें। इसमें सबसे पहले 1 नंबर में लिखेंगे, इसमें सबसे पहले सब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे। सबसे पहले किसका प्रयोग करेंगे जी? सब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे। इसके बाद से ओब्लिक सेज जब होगा, जो आपके सेंटेंस में से या सेज होगा या टेल ओब्लिक टेल्स होगा, इसको ज्यों का त्यों छोड़ देंगे। देख रहे हैं आप, इसका परिवर्तन भी कर सकते हैं, टेल्स को से सेज को परिवर्तन भी कर सकते हैं, लेकिन आप ज्यों का त्यों छोड़ भी सकते हैं, इसमें कोई परेशानी नहीं है। यानी से को आप आस में बदल सकते हैं,
सेज को आप आस में कह सकते हैं, टेल को टेल्स में कह सकते हैं, यानी टेल को भी। तो इस तरह आप चेंज इसको कर सकते हैं, आप नहीं भी कर सकते हैं। दोनों बातें दो तरह के नियमों के माध्यम से हम समझ सकते हैं, लेकिन मैं एक ही नियम में इसको सम्मिलित किया हूं ताकि आपको बहुत लंबे चौड़े नियम पढ़ने की जरूरत नहीं पड़े, आप कम नियमों के माध्यम से आप बेहतर जानकारी हासिल कर सके। तो यहां पे देखेंगे टेल से सेज को, टेल टेल्स को ज्यों का त्यों हम छोड़ देंगे। इसके बाद हम क्या करेंगे तीसरे में, इसके बाद टू हो और टू के बाद कोई ऑब्जेक्ट हो, कोई ऑब्जेक्ट हो तो उसे ज्यों का त्यों छोड़ देंगे, ज्यों का त्यों छोड़ देंगे। माने जो टू होगा, टू के बाद कोई ऑब्जेक्ट होगा, यानी से के बाद टू होगा, टू के बाद कोई ऑब्जेक्ट होगा, तो उसमें हम कोई चेंजिंग नहीं करेंगे, ज्यों का त्यों उसको छोड़ देंगे, उसमें कुछ नहीं करना है। इसके बाद आप क्या करेंगे चौथे नियम में, यानी कि इसके चौथे प्रकार जो है, इसके बाद इन्वर्टेड कॉमा जब होगा तो इन्वर्टेड कॉमा के स्थान पर डैट का प्रयोग करेंगे। इन्वर्टेड कॉमा के स्थान पर किसका प्रयोग करेंगे जी? तो इन्वर्टेड कॉमा का स्थान पर आप डैट का प्रयोग करेंगे। अब देखिए हम यहाँ रिपोर्टिंग वर्ब से आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि रिपोर्टिंग वर्ब के बाद ये आपका इन्वर्टेड कॉमा शुरू हो रहा है, जो यानी रिपोर्टेड स्पीच में अब चलेंगे हम। तो रिपोर्टेड स्पीच के सेंटेंस में, अब रिपोर्टेड स्पीच के सेंटेंस में देखेंगे कि जब रिपोर्टेड स्पीच के सेंटेंस में सब्जेक्ट के रूप में, यानी सब्जेक्ट जो होगा फर्स्ट पर्सन होगा, तो रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार और सेकंड पर्सन होगा तो ऑब्जेक्ट के अनुसार बदल देंगे। देख रहे हैं, यानी कि यह आपके सबसे महत्वपूर्ण आपके चेंज ऑफ पर्सन का यही नियम है। इस महत्वपूर्ण नियम को आप थोड़ा सा बस इतना ही बेहद तरीके से आप याद रखेंगे, थोड़ा सा आप पर्सन का परिवर्तन समझ लेंगे कि जब रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस जो होगा वह रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस का जो सब्जेक्ट होगा, यदि वह सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन में होगा तो फर्स्ट पर्सन होगा, तो रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट को ध्यान रखेंगे कि रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट क्या है, उस सब्जेक्ट के अनुसार उसका सब्जेक्ट यानी रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट भी हम चेंज कर लेंगे। यदि रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस का जो सब्जेक्ट जो होगा वह सेकंड पर्सन होगा, तो रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज करेंगे, जो मैं अभी चेंज करके दिखाऊंगा आपको कि रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार, यानी कि जो सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन होगा तो रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार सेकंड पर्सन होगा रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट, तो रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज कर लेंगे। और इसके बाद जैसे थर्ड पर्सन होगा तो थर्ड पर्सन यहां तथा थर्ड पर्सन नेवर चेंज, थर्ड पर्सन नेवर चेंज, यानी वो कभी नहीं बदलता है। तो इस तरह से थर्ड पर्सन जो कोई भी होगा वह कभी नहीं बदलेगा, वह ज्यों का त्यों रह जाएगा। और इसके बाद वाक्य जो होगा यानी एक्चुअली वर्ब या उसके बाद ऑब्जेक्ट जो होगा रिपोर्टेड स्पीच का, उसको ज्यों का त्यों हम क्या करेंगे वैसे लिखते चले जाएंगे। लेकिन ध्यान रखेंगे कि यदि रिपोर्टेड स्पीच का ऑब्जेक्ट भी होगा, ऑब्जेक्ट को भी ध्यान रखेंगे कि ऑब्जेक्ट भी यहाँ रिपोर्टिंग वर्ब के जो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट होंगे, यदि वह ऑब्जेक्ट भी
फर्स्ट पर्सन में होगा तो उसके सब्जेक्ट के अनुसार उसका ऑब्जेक्ट बदलेंगे। यदि इसका ऑब्जेक्ट यहाँ सेकंड पर्सन होगा तो रिपोर्टिंग वर्ब के यहाँ ऑब्जेक्ट के अनुसार उसका ऑब्जेक्ट रखेंगे, या थर्ड पर्सन होगा तो उसमें कोई परिवर्तन तो करेंगे ही नहीं। तो इस तरह से उसका सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट पे हम बस केयर करेंगे। टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होगा, काल में कोई परिवर्तन नहीं होगा, सिर्फ इसमें हम क्या करेंगे इसमें कि यहाँ पर्सन का परिवर्तन करेंगे। अगर हम एग्जाम्पल में आपको देते हैं, यहाँ एग्जाम्पल के रूप में अगर हम देते हैं आपको, जैसे सबसे पहले एग्जाम्पल में आपको हम दे रहे हैं कि आई से टू यू, I say to you, he is playing a ball। देख रहे हैं, I say to you, he is playing a ball, यानी मैं आपसे कहता हूं कि वह गेंद खेल रहा है। देख रहे हैं, मैं आपसे कहता हूं कि वह गेंद खेल रहा है। सेंटेंस में यहां क्रिएट कर रहा हूं, और इस तरह से आप भी नए नए सेंटेंस को क्रिएट कर सकते हैं। टेंस को आप थोड़ा सा एक बार बैक में जाकर आप मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके आप पीछे के सीरीज में देख सकते हैं कि टेंस जो दिया हुआ है, इस तरह के सेंटेंस को आप क्रिएट कर सकते हैं, या आप कर लेते हैं तो और अच्छी बात है, आप बेहतर ढंग से कर लेंगे। तो सबसे पहले जैसे इसमें एक नंबर में हम दिए थे कि जैसे इसको डायरेक्ट में है, इसको हम इनडायरेक्ट में बदलेंगे। तो इनडायरेक्ट में बदलने के लिए हम क्या करेंगे कि सबसे पहले सब्जेक्ट को लिखेंगे, यानी सब्जेक्ट को मैंने लिखा, जो आपके नियम में लिखा गया है कि सबसे पहले सब्जेक्ट को लिखेंगे। इसके बाद से होगा या सेज होगा, इसको हम जेव का त्यों लिख लेंगे, या इसको हम आस्क भी कर सकते हैं। यह हमारे मर्जी के ऊपर है, हम चाहे तो करें, ना चाहे ना करें। आप भी चाहे तो करें, ना चाहे ना करें। यानी से सेज को आप आस्क में बदल सकते हैं, तो इस तरह से, या जेव का त्यों छोड़ सकते हैं। इसके बाद क्या है, इसके बाद से सेज या टेल्स को जेव का त्यों हमने छोड़ दिया, जैसे नियम है बस मैंने वैसा ही लिखा है। इसके बाद यहाँ, इसके बाद टू हो और टू के बाद कोई ऑब्जेक्ट हो, तो आप देख रहे हैं ना, टू है और टू के बाद ऑब्जेक्ट यू है, तो हम इसको ज्यों का त्यों लिख लेंगे। ऑब्जेक्ट हो तो उसको ज्यों का त्यों लिख लेंगे, यानी टू यू हम लिख लेंगे। इसमें कुछ आपको नया नहीं करना है, जो नियम कह रहा है, नियम को आप एक बार देख लें, नियम को आप पढ़ लें, और हो सके तो आप अपने नोटबुक में नोट कर लें, और उस अनुसार इसको बस बढ़ाते चलना है, आगे लिखते चलना है। इसके बाद क्या कहा जा रहा है कि इसके बाद है कि इसके बाद इन्वर्टेड कोमा के स्थान पर यहां डेट का इस्तेमाल करेंगे। इन्वर्टेड कोमा जहां होगा वहां डेट लगाएंगे, तो यहां इन्वर्टेड कोमा का जहां शुरुआत हो रहा है, यहां पे हम डेट का इस्तेमाल किए। इसमें कुछ अंतर नहीं है, डेट का इस्तेमाल मैंने किया। इसके बाद हम देखेंगे मेन हमारा चेंजिंग यहीं पे शुरू होता है कि यह रिपोर्टेड स्पीच जो है इन्वर्टेड कोमा के अंदर जो है, यह रिपोर्टेड स्पीच है। इस रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट पे हम ध्यान देंगे कि यह सब्जेक्ट क्या है। यह सब्जेक्ट क्या है, ही है। ही समझ रहे हैं कौन सा पर्सन है, क्योंकि फर्स्ट पर्सन जो होता है आपका सिर्फ आई और वी होता है फर्स्ट पर्सन, या फर्स्ट पर्सन में आई और वी होता है। यू जो होता है ये आपका क्या होता है कि ये सेकंड पर्सन होता है। यदि आप पीछे पर्सन के बारे में समझ रहे हैं तो अच्छी बात है, नहीं समझ रहे हैं तो एक बार रिमाइंड के लिए मैंने यहाँ पे आपको दर्शा दिया कि आई और वी फर्स्ट पर्सन हुआ, यू सेकंड पर्सन हुआ, और बाकी जो ही सी इट या कोई भी नाम होता है, ही सी इट या दे कोई भी नाम होता है, तो ये सब क्या होता है कि थर्ड पर्सन होता है। तो इस नियम के अनुसार हम देखेंगे कि यहाँ पे क्या है, फर्स्ट पर्सन है, सेकंड पर्सन है या थर्ड पर्सन है। आप अपने से थोड़ा सा केयर करेंगे तो ही जो है क्या है, ही जो है थर्ड पर्सन में है, और थर्ड पर्सन को मैंने लिखा है कि थर्ड पर्सन नेवर चेंज, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। ठीक है, यहां कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो यहां जो ही है तो मैं ही को ही में ही लिख दिया, कोई चेंजिंग नहीं किया मैंने। इसके बाद आपका एज है तो मैंने एज को लिख दिया, क्योंकि उसके बाद ज्यों का त्यों हम यथावत रखेंगे। उसके बाद प्लेइंग है तो प्लेइंग को मैंने लिखा। इसके बाद क्या है, ए बॉल है तो ए बॉल को मैंने लिखा। कोई चेंजिंग नहीं हुआ, किसी तरह का आपको परेशानी नहीं हुआ, मैं समझ रहा हूं। तो इस तरह से अगर हम दूसरा सेंटेंस क्रिएट करते हैं और दूसरे सेंटेंस में हम देखते हैं कि यहां सब्जेक्ट को मैंने चेंज किया, कहीं बीच में आपके रिपोर्टेड स्पीच का ऑब्जेक्ट भी आता है, उसको कैसे चेंजिंग करेंगे, तो उसके लिए यहां देखेंगे कि अगर हम लेते हैं कि डायरेक्ट में लेते हैं, राधिका सेज टू मी, देख रहे हैं, यू विल बाय दिस कार। राधिका सेज टू मी, राधिका मुझसे कहती है, राधिका मुझसे कहती है, क्या कहती है, यू विल बाय दिस कार, आप इस कार को
खरीदेंगे, यू विल बाई दिस कार, आप इस कार को खरीदेंगे। हम जब यहाँ समझेंगे इस सेंटेंस को तो हम निश्चित रूप से आगे बढ़ जाएंगे। यानी जैसे इनडायरेक्ट में इसको हम बदलेंगे तो इनडायरेक्ट में बदलने के लिए सबसे पहले राधिका है, यानी कि राधिका है, राधिका मैंने लिखा था, राधिड हो गया था, राधिका जैसे है तो ये राधिका को मैंने यहां पे नोट किया, राधिका को मैंने नोट किया। इसके बाद सेज है तो मैंने सेज को ज्यों का त्यों लिख दिया, कोई चेंजिंग नहीं करना है ज्यादा। इसके बाद टू था तो नियम में मैंने लिखाया था कि टू और ऑब्जेक्ट हो तो उसको ज्यों का त्यों हम नोट कर लेंगे, लिख देंगे। और इसके बाद यहां से चेंजिंग शुरू होता है, इन्वर्टेड कॉमा के जगह पर हम डेट का प्रयोग करेंगे, जो नियम में है यहां डेट का प्रयोग करेंगे। इसके बाद आपका मूल चेंजिंग है कि यहां देखेंगे कि यू जो है या रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट जो है यू कौन सा पर्सन है, तो मैंने यहां लिखा था कि यू जो है सेकंड पर्सन है। और यहां पे मैंने नोट किया हूं कि यहां सेकंड पर्सन किसके अनुसार बदलेगा, तो रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा, तो ऑब्जेक्ट मी है, देख रहे हैं ऑब्जेक्ट यहां क्या है, मी है, तो मी के अनुसार बदलेगा। क्योंकि यहाँ पे लिखा गया कि यदि फर्स्ट पर्सन होता तो सब्जेक्ट के अनुसार बदलते, जो सब्जेक्ट है इसके अनुसार यहाँ पे हम चेंजिंग करते। लेकिन यदि यह सेकंड पर्सन है तो इसके ऑब्जेक्ट के अनुसार, रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट क्या है, मी है, तो मी के अनुसार यू का सब्जेक्ट क्या हो जाएगा, तो मी का सब्जेक्ट क्या हो जाता है, तो यह आई हो जाता है। क्योंकि मी तो ऑब्जेक्ट है और मुझे इसे सब्जेक्ट बनाना है, और सब्जेक्ट में क्या हो जाएगा, तो आई हो जाएगा, क्योंकि मी का सब्जेक्ट आई होता है। तो यहाँ यू के साथ जैसे विल लगा था तो आई के साथ क्या लगेगा, सेल लगेगा। आई के साथ सेल लगता है, टेंस में आपने पढ़ा है इस चीज को। तो यहां आई के साथ सेल लगा। इसके बाद बाई दिस कार है तो मैंने बाई दिस कार को लिख दिया, बस हो गया आपका इनडायरेक्ट नरेशन। बहुत मुश्किल नहीं है। एक एग्जाम्पल और मैं आपको दे रहा हूं कि आप और बेहतर ढंग से इसको समझ पाएं, क्योंकि एग्जाम्पल पे ही आप इसको समझ पाएंगे। इसमें ज्यादा से ज्यादा आप एग्जाम्पल घर पे अपने से सेंटेंस क्रिएट करेंगे, या आपके पास बुक होगा या आपके पास ग्रामर का बुक होगा तो उसमें दिया होगा चेंज इनटू एक्टिव टू पैसिव वॉइस, यहाँ पे चेंज इनटू डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट स्पीच। तो वहां पे आप क्या करेंगे कि इसको निश्चित रूप से जब सॉल्व करेंगे, चेंज करेंगे, तो आपको यह नियम काफी सुविधा देगा आपको चेंज करने में। तो यहां डायरेक्ट में मैं फिर दे रहा हूं कि आई सेड टू राजू, आई सेज टू राजू, ठीक है, आई से टू राजू, मैं राजू से कहता हूं, मैं राजू से क्या कहता हूं, वी कैन कॉल देम, हम लोग उन लोगों को बुला सकते हैं, हम लोग उन लोगों को बुला सकते हैं। तो इसको जैसे ही हम इनडायरेक्ट में बदलेंगे, तो इनडायरेक्ट में बदलेंगे तो आई जो सब्जेक्ट है इसको मैंने आई को लिख दिया, शे है जैसे ज्यों का त्यों मैंने लिख दिया। इसके बाद टू और ऑब्जेक्ट को मैं लिखूंगा ही, क्योंकि मैं नियम में आपको वर्णन करके दिखाया था। तो टू और राजू को मैंने लिखा जो ऑब्जेक्ट हो गया। इसके बाद इन्वर्टेड कॉमा जहां शुरू हो रहा है इसको हम डेट में चेंजिंग कर दिए। अब हम देखेंगे यहां कि यह जो है, यह क्या है, वी जो है फर्स्ट पर्सन है, वी क्या है, फर्स्ट पर्सन है। और फर्स्ट पर्सन क्या होता है, फर्स्ट पर्सन चेंज होता है रिपोर्टिंग स्पीच के, रिपोर्टिंग वर्ब जो है यहाँ रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार, तो सब्जेक्ट भी तो आपका फर्स्ट पर्सन है, या भी आई जो है फर्स्ट पर्सन है, तो फर्स्ट पर्सन में ही बदलेगा। तो वी तो प्लूरल है लेकिन फर्स्ट पर्सन में है, वी का आपका वी हो गया क्योंकि अभी फर्स्ट पर्सन है, आई भी फर्स्ट पर्सन है। यहां कैन है तो कैन को मैंने लिखा, उसके बाद कॉल को मैंने लिखा, उसके बाद देम जो है ऑब्जेक्ट, यह देखेंगे किस पर्सन में है, तो दे का ऑब्जेक्ट देम होता है और दे थर्ड पर्सन होता है। एंड और अब जान रहे हैं कि थर्ड पर्सन नेवर चेंज, वो कभी चेंज होने वाला नहीं है। तो इस तरह से देम को मैंने देम में ही लिख दिया। और मैं उम्मीद करता हूं कि इसमें किसी भी प्रकार की यदि आपको समस्याएं हो रही हो, आप ज्यादा से ज्यादा इसमें और भी सेंटेंस को बनाने का प्रयास करेंगे और बिल्कुल आपको समझ में आएगा, क्योंकि मैं आप लोगों के समस्याओं से भली भांति अवगत हूं और उस तरह मैंने आपकी समस्याओं को ध्यान में रखते हुए इस तरह मैंने नियमों को यहां पे वर्णन करने का प्रयास किया हूं।
तो आपको किसी तरह की समस्याएं हो रही है तो आप निश्चित रूप से मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं, ताकि मैं और आपके सुविधाओं के लिए बेहतर करने का प्रयास करूं। आज के लिए बस इतना ही। हम इसके बाद मिलते हैं फिर अगले सीरीज में। तब तक आप सभी को एक बार पुनः धन्यवाद।